Let's say that each one of you has some justification for why you are here and why you have opted for electrical engineering as a profession. Now the problem in our society is that when we ask children, let's say at the age of 5 or 6, what will you do when you grow up? अब आप बड़े होके क्या बनेंगे? तो उनका एक जवाब आता है और इंटरेस्टिंगली मेजॉरिटी केसेस में वही जवाब आगे चलता है। फिर लोग भी उसको कहते हैं कि यार ये तो बचपन से जो है ना वो इंजीनियर बनना चाहता है, ये तो बचपन से डॉक्टर बनना चाहता है, ये पायलट बनना चाहता है। और वो हम उसकी सपोर्ट करते हैं क्योंकि वी डोंट रियलाइज आवरसेल्फ कि 5 साल 6 साल का बच्चा अगर कहता है कि मैं पायलट बनना चाहता हूँ, तो मतलब इज ही इन द राइट पोजीशन, उसके पास इनफ इंफॉर्मेशन है, वो समझता भी है कि पायलट क्या होता है और हम उसी को सपोर्ट करके आगे, और पता उसको तब चलता है जब वहाँ पर शुरू हो जाता है और वहाँ पर चलता है कि नहीं ये तो मेरा ख्याल था। तो क्या इशू क्या है आपका? why can I not trust the judgment of a child? Can anyone explain? Let's say when you were a small child and you said that I want to become a doctor, for example, or an engineer. Why would that be? But you must have seen something. आप जिन चीज़ों की बुनियाद पे कह रहे हैं, वैसे मैं उसको टारगेट करना चाहता हूँ। हम जिन चीज़ों को देख के हमारा एक्सपोजर वहाँ पे किन लोगों के साथ होता है? 2 चीज़ें होती हैं। अच्छा, पेरेंट्स होते हैं, रिलेटिव होते हैं, सिबलिंग होती है, अंकल वगैरह, ठीक है, और फिर टीवी या मतलब मीडिया पे मूवीज आप कार्टून द्वारा देखते हैं। वहाँ से हम क्या देखते हैं? हम कैरेक्टर्स देखते हैं और उन कैरेक्टर्स में से कोई इंजीनियर आ जाता है या कोई डॉक्टर आ जाता है या कोई फुटबॉल प्लेयर, लेट्स से मैं फुटबॉलर बनना चाहता हूँ, मैं मेसी को देख रहा हूँ। ये सारे जो कैरेक्टर्स हैं ना, ये फाइनल फॉर्म है। मेसी जो फुटबॉलर बना है वो एक दिन में नहीं बना, आपको कुछ नहीं पता, इवन मुझे भी नहीं पता कि what it took him to become a footballer of that level. What it took your uncle, for example, to become a doctor. डॉक्टर बनने के लिए उसको क्या क्या करना पड़ा, हम उस स्ट्रगल से वाकिफ नहीं हैं और पॉसिबल ही नहीं है बच्चे के लिए समझना, ठीक है ना? तो इसका मतलब क्या है कि हम जिस चीज़ को बुनियाद बना के वो फैसला करते हैं वो तो वैसे ही बेसलेस बता रहे हैं, ठीक है? So if you want to become an engineer, you must be aware of the challenges in that profession before you become an engineer, not what you do after engineering. कि once you become an engineer, then things become easy. तो उसको तो हर चीज़ सिंपल होती है ना, वो he knows his business. एक डॉक्टर है, उसको पता है कि मरीज को कैसे ट्रीट करना है। ये तो इशू नहीं है ना, उसका कंपैशन है, वो बच्चों से वो मतलब वो हर मर्ज का इलाज कर लेता है और यूनिवर्सिटी। नो, दैट्स नॉट द इशू। हाउ ही बिकेम अ डॉक्टर? आपने जब डॉक्टर बनना है तो आपको पता होना चाहिए कि मैं जब इस लेवल पे पहुंचूंगा तो मुझे क्या क्या करना पड़ेगा। आर यू द राइट पर्सन फॉर दैट और डू यू हैव द राइट टेम्परामेंट? एक्चुअली माय फर्स्ट क्वेश्चन वाज रॉन्ग, क्योंकि उससे मतलब ये लगता है कि अगर मैं नहीं रहता तो मैं फाइल हूँ। नहीं, पीपल हैव डिफरेंट टेम्परामेंट्स फॉर डिफरेंट डिसिप्लिन। आपका टेम्परामेंट हो सकता है एक एरिया में बहुत ज़्यादा हो, आपको मैं 3 दिन भी किसी काम पे लगा दूँ तो आप करेंगे, अभी नहीं मैंने करना है। लेकिन आप उसी पर्सन को मैं 5 मिनट भी नहीं लगा सकता, एंगेज कर सकता अगर मैं उसको और काम दूँ, कहते मैं मुझे मज़ा नहीं आता, ठीक है? सो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू एक्सप्लोर, क्योंकि these days it's very easy, just have to look up in YouTube और कुछ वीडियोस आप ऐसे देख लें या कोई ब्लॉग्स आप ऐसे देखें जिसमें आपको एक्चुअल इंजीनियरिंग प्रैक्टिस का यूनिवर्सिटी लेवल पे कि क्या क्या उनको सीखना पड़ता है, what tools they have to develop. So before engineer, इस तरह हम कहते हैं शादी से पहले और शादी, तो before engineer एडमिशन इन इंजीनियरिंग एंड आफ्टर यू ग्रेजुएट, इन 4 सालों में क्या है जो आपको वायर करना पड़ता है, ये आप जरा इस पे देखें ना। एंड आई डोंट हैव टाइम एक्चुअली, anyway if I try to explain you will forget it anyway, so it's better to see, figure it out for yourself, ठीक है ना? तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि लेट्स सपोज आपको पता चल जाता है कि यार ये बहुत मुश्किल है ना, तो इसमें प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि कोई भी फील्ड आसान नहीं है। I just want you to realize that things will be challenging, no matter which field you choose. ठीक है? तो अब उसके 2 रास्ते, या तो ये है कि अगर आप घबरा जाए तो आप छोड़ रहे कि नहीं मैं कोई और कर लेता हूँ। दूसरा एक एनालॉजी मैं ये देता हूँ कि आपको पता है इतना आसान काम नहीं होता, कोई मेला तो नहीं लगा ना कि मैं टमाटर खरीद लिया और टमाटर जो है ना
गंदे हैं तो मैं और जगह रहता हूँ, मैं आलू इस तरह नहीं है. So it may not be so easy for you to change your decisions at this point. So if there is a serious issue, अगर आपको लगता है कि बिल्कुल टकराता है मेरे दिमाग से, तो फिर तो I would like you to take some risk and think about another profession. But if that is not the case, and I hope that is not the case, क्योंकि आपने जाहिर बात है कुछ तो इंजीनियरिंग के बारे में सोचा होगा, ये नहीं है कि आप आँख के बंद करके आ गए, आप किसी ने आपको पैराशूट बयान उतारते, ऐसा नहीं होगा, ठीक है. तो फिर एक एनालॉजी में देता हूँ अक्सर अपने स्टूडेंट्स को कि आपने अक्सर देखा है कि जो लोग ये जो पॉलिटिशियन लेवल के होते हैं या कोई ये जो क्या होते हैं किसी मूवमेंट को चला रहे होते हैं, नेल्सन मंडेला नाम आपने सुना होगा, ठीक है. इस टाइप के लोग जब जेल में जाते हैं और जेल में उनको 2-3 साल लगते हैं, तो उसके बाद वो क्या करते हैं, अक्सर वो जो उनका बड़ा नाम आता है ना, वो जेल के बाद आता है, और शुरू में जस्ट नोबडी एक्चुअली इवन नोस हिम. जेल में क्या होता है कि वो एक बहुत बड़ा आदमी बन जाता है, और जो किताब लिखता है अक्सर वो किताब एक शाहकार बन जाता है. वही किताब वो घर में लिखता है तो ये शायद बहुत कम होता है. इस तरह आपको पता है इमाम गजाली नाम सुना आपने? इमाम गजाली was a very big scholar. उस टाइम पे उसके मुकाबले में कोई नहीं था. There was nobody in that region who could even compete with him in argumentation. He would beat anyone. लेकिन आज जो उसकी है ना, जिस इमाम गजाली को आज जो लोग जानते हैं वो उसकी वजह से नहीं जानते, क्योंकि उस तरह के बहुत सारे लोग आज हैं. आपको पता है ना, जिस तरह हम जा रहे हैं, शुरू में there are only a few things you need to actually master. तो उस टाइम पे जो कम उलूम थे ना, तो he was a master of all the actually areas in that time. लेकिन अगर हम कंपेयर करें ना उसको आज के किसी आलम से, तो आज के लोगों के पास बहुत ज़्यादा नॉलेज है, क्योंकि नॉलेज एक्यूमुलेट होता है. हम जब कहते हैं ना कि बच्चे हमसे ज़्यादा स्मार्ट हैं, तो हम क्यों कहते हैं? क्योंकि दे हैव मोर एक्सपोजर. वो हमसे भी सीखते हैं, वो चीज़ें उन चीज़ों को सीखते हैं जो हमें पता नहीं था. आपके बच्चे अगर आपसे स्मार्ट होंगे, इसका मतलब क्या है? लेकिन इमाम गजाली का जो असल वो था ना, शाहकार था, वो ये था कि when he realized that he could beat anyone in arguments, but he cannot answer his own questions. तो वो कह रहा था कि मैं तो मतलब मैं खुद को बेवकूफ़ बना रहा हूँ. He was not convinced about actually his belief in Allah. वो कहता है कि मैं लोगों को तो कन्विंस कर लेता हूँ कि अल्लाह या रसूल या क्या क्यों, लेकिन मेरे पास जब मैं खुद से पूछूँ तो आई डोंट हैव एन आंसर. तो उसने पता क्या किया? आप हो सकता है आप किसी ने उसकी कहानी सुनी हो. He quit that life. उसने छोड़ दिया सब, चला गया मतलब जंगल वगैरह, और वहाँ पे उसने ऐसे जिंदगी गुजारी कि आप you can't even imagine. मतलब उसने फिर मेरे ख्याल में कोई 7-8 साल लगे हैं उसको, मतलब he wanted to experience God. तो अच्छा, इस सारी चीज़ों का मैंने एक एग्जाम्पल जेल की दे दी, एक इमाम गजाली की दे दी. इसका कहने का मतलब ये था कि when you know that I don't have anything else to do and I have to focus only on one thing, only then you master it. Okay? तो अगर आप इंजीनियरिंग को ऐसे देखें कि मैंने ये 4 साल इसमें गुजारने हैं, तो इन 4 सालों में मैं यही करूँगा, ठीक है ना? So even if you did not think about it properly, you can still turn it into something big. क्योंकि आप इन 4 सालों में यही करते हो. ये बात समझ रही है? And don't scatter you. ये नहीं है कि आप ये अक्सर कुछ लोग लगता है क्या होता है, वो कहते हैं कि अगर इंजीनियरिंग में मैंने एडमिशन, अक्सर लोगों का एक बहुत अजीब गरीब किस्म का मिलता है कि मैंने इंजीनियरिंग या मेडिसिन अपने पेरेंट्स की वजह से ये कि उनको ये पसंद थी, या ये है कि मुझे अगर कुछ भी ना हुआ तो एक डिग्री तो होगी ना, लेकिन असल में मैं CSS करना चाहता हूँ, या कोई कहता है कि नहीं मैं असल में म्यूजिशियन बनना चाहता हूँ. तो अब ये आदती तरह बटे इस तरह नहीं होगा. If you want to do something and if you have a passion for it, decide now. क्योंकि ये फिर पार्शल होगा ना, आप फुल थ्रॉटल नहीं चलेंगे. So if you want to become an engineer, you must give all of your time, or not, I mean all of your time मतलब ये नहीं 24 घंटे आप बाकी एंटरटेनमेंट ना करें, वो आपको जगह दे, वो आपका हक है, लेकिन कम से कम you have to be serious about engineering. अच्छा, तो अब ये है कि हम वो एट्रीब्यूट्स में डिस्कस करूँगा जो आपको चाहिए होगी किसी भी टेक्निकल प्रोफेशन को मास्टर करने के लिए. And this will be true even if you were studying medicine, even if you were studying accounting and finance, anything. Okay, it is a serious business. It's not just about storytelling. Okay, कहानियाँ नहीं है.
तो अब टॉप मोस्ट क्वालिटी, अच्छा अभी आप लगेंगे ना कि इंजीनियरिंग में जो कि मैथ्स और फिजिक्स सारी चीज़ आती है, तो यू वुड एक्सपेक्ट दैट हियर आई विल राइट समथिंग which will require mastery of equations and physics and chemistry. No, that will come at the end. And I'm not joking, I have actually read a lot of literature about this, and I have talked to many people. और ये जो मैं लिख रहा हूँ ये मेरा point of view नहीं है, the majority agree on this. So जो सबसे top quality है वो चाहिए. If I write attributes, you need. और मेंटल टफनेस, और एंड पे आएगा बीच में एक दो और भी है टेक्निक्स आप इसको ट्रिक्स भी कह सकते हैं, शॉर्टकट्स, फॉर्मूलाज. अगर इसको आप एनालॉजी देना चाहते हैं तो एक बैट्समैन की टेक्निक्स क्या होती है कि वो कौन सी बॉल खेल सकते हैं, कौन सी नहीं खेल सकते, किस बॉल पे वो जल्दी आउट होता है, ठीक है ना, उसका स्टाइल क्या है, ये सारी टेक्निक रहती है. और यहाँ पे वो क्रिकेटर क्या यूज करते हैं इसके लिए, टेम्परामेंट. तो अभी आपको समझ आइए कि बैट्समैन होते हैं आपकी टीम में, टेक्निकली बहुत साउंड, सेंचुरी बना रहे होते हैं आम मैचेस में, बड़े मैच में उनकी सारी जिंदगी में एक भी मैच नहीं जिताया होता, अहम मैच नहीं, आम मैच जीत जाते हैं, लेकिन सेमीफाइनल, फाइनल या जो उसको पता चलता है कि आई एम प्लेइंग अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया का नाम देख के वो जाना हुआ अंदर पता नहीं क्या हो रहा है, जिस तरह आसमान से गिर रहा है. साउथ अफ्रीका इज दिख साउथ अफ्रीका. यू हैव टू बी मेंटली टफ, और मेंटली टफनेस का मतलब ये है कि अगर मैं इसको अभी मैथमेटिक्स या फिजिक्स इंजीनियरिंग में ट्रांसलेट कर दूं, यू आर गिवन अ प्रॉब्लम, यू स्टार्ट and let's say you are asked to solve that problem, you start, you read the problem, and let's say you are tough and you are not tough, let's say for example. So what you will do, you will give up very quickly, ये मुझसे नहीं होगा, without even thinking about it. और कहते हैं let's stick to the next problem. और इसमें कुछ रोल एकेडमिक्स का भी होता है ना, कि आपने चूंकि आपके पास वही टाइम है, ठीक है, एग्जाम लेवल तक मैं समझ जाता हूँ कि आप जस्ट क्वेश्चन समझ नहीं आ रही आगे, लेकिन ये डे टू डे लाइफ में इस तरह नहीं होना चाहिए. इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड समथिंग, यू हैव टू रीड, यू हैव टू स्पेंड टाइम. अगर नहीं भी हो रहा फिर भी आप मत करो, इफ यू डोंट थिंक अबाउट इट, you will not actually turn on your switches. आपकी switches ऑन ही नहीं होंगी, आपके वो दिमाग के ऊपर पर्दे लगे हैं, वो पर्दे लगी रहेंगे. सो दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग. तो बैट्समैन के लिए वो क्राउड प्रेशर हो गया, बिग मैच, ही शुड नॉट केयर कि मैच कितना बड़ा है, कौन से पोजीशन है, कितने लोग बैठे हैं, हो सकता है सारे लोग बैठे हो, ठीक है ना, ही शुड स्टिक. तो इसमें इसलिए होता है कि वो फोकस नहीं कर सकता बेचारा. उसके बाद नेक्स्ट क्या है, अच्छा हाउ डू यू एक्वायर दिस, ये सिर्फ बताना जरूरी है ना, आप इसको एक्वायर कैसे करेंगे, इसको एक्वायर करने का क्या तरीका है आपके पास? प्रैक्टिस. ये आपको तब समझ आएगी जब मैं दूसरा, ये दोनों को जब हम साथ लेके जाएंगे ना, फिर आपको समझ आ जाएगी. इसको acquiring this alone is kind of tricky. So what you said actually reminds me that I should also talk about the other one. Actually इन दोनों में बहुत गहरा रिलेशनशिप है. अक्सर लोग इसको कंफ्यूज भी करते हैं. कॉन्फिडेंस, द बिलीफ दैट यू कैन डू समथिंग. अब ये बिलीफ और ये जब असल में by increasing your belief in yourself gradually, you automatically acquire confidence as well as mental toughness. So mental toughness का मतलब ये है कि you have to invest in your psychological attributes. आप जो है ना खुद के ऊपर जिम्मेदारी डालें. असल में इन दोनों में थोड़ा सा फर्क है. It's about responsibility, feeling responsible. अगर बैट्समैन को ये फील हो रहा है कि मैं नहीं मैच जिताना है, लेकिन ये डिफरेंट बातें हैं. मैंने ही मैच जिताना है और ये मैच में जीत सकता है, दो अलग अलग बात है. सो द सेकंड इज द बिलीफ कि वो कर सकता है, और दूसरा ये है कि ही फील्स, अगर उसको ये है कि यार मैं आउट हो जाऊँ, आउट कर लेगा. तो पहले क्वेश्चन का ताल्लुक किससे? आप मेंटली टफ तभी होंगे जब आप व्हेन यू फील रिस्पांसिबल. समझ आ गया?
अच्छा, अब इसको इन दोनों को आप एक्वायर कैसे करते हैं? बाय वर्किंग विद सिंपल प्रॉब्लम्स इनिशियली. लेट्स से यू डिसाइड टू बिकम सीनियर, कहते हैं कल से मैं सीरियस स्टूडेंट बनूंगा, तो यू स्टार्ट वर्किंग विद सिंपल प्रॉब्लम्स एंड देन यू इंक्रीज द, अच्छा उस सिंपल प्रॉब्लम को सॉल्व करते यू फील गुड, ठीक है, देन यू इंक्रीज द डिफिकल्टी, यू पिक अनदर प्रॉब्लम, देन यू पिक अनदर प्रॉब्लम. जैसे ही आप when you solve problems of increasing level of difficulty and challenge, your subconscious, लाशूर इसको बोलते हैं, actually your subconscious acquires that belief, और वो belief आपको ना मतलब फील होता है कि you can solve, तो ये overnight नहीं आया. Now, but this requires you to be consistent. ये नहीं है कि आज आपने एक प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया और फिर 4 महीने बाद आपको याद आया, नहीं. You have to stick to a plan. आप इसको अपनी जिंदगी का मकसद बनाने के मैंने 2 एट्रीब्यूट्स अपने अंदर लानी है. बिलीव में अगर आप ये डिसाइड कर लें आज, तो मुझे आपको या आपके पेरेंट्स को, किसी टीचर को आपको पुश करना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपके जहन में हर टाइम ये 2 होंगी. हाउ कैन आई बिकम मेंटली टफ एंड हाउ कैन आई गेन कॉन्फिडेंस, एंड इट डजंट डिपेंड ऑन व्हिच फील्ड ऑफ स्टडी यू चूज. ठीक. अल्लाह इन बीच में कुछ चीजें हैं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि एक या 2 डिस्कस करूं. वो है the realization that you will not be able to solve problem in 1 minute or कुछ लोग यही बोलते हैं. कॉन्फिडेंस और मेंटल टफनेस का मतलब ये नहीं है कि आप 1 ओवर में भी जीत सकते हैं, मैं 6 छक्के मारूंगा. उसका मतलब ये है कि you need a strategy. वो 6 छक्के कुछ बॉलर के अगेंस्ट आप लगा सकते हैं, लेकिन हर बॉलर के अगेंस्ट नहीं लगा. So it's about understanding the situation and having a plan. तो strategy बहुत important. Strategy planning. So you must plan a solution. Without strategy, ना ये इसका फायदा है, आपका ये भी टेक है, you are mentally tough, you believe and you can recall all the techniques, all the formulas. If this is missing, you will get it wrong. क्योंकि आप उस तरफ चल अभी आज मैं आपको एक एग्जांपल करूंगा जिसमें 4 चीजें रिकवर होंगी. और एग्जांपल बड़ा आसान होगा, उसमें इस तरह रॉकेट साइंस नहीं है. बचपन में आपने बहुत सारी स्टोरीज आपने सुनी हैं, एनेक्डोट्स, वो शायद ट्रू भी नहीं है, लेकिन उसका मकसद क्या होता है कि आपको कोई उससे एक मॉरल लेसन आप डिराइव करते हैं. सो ये एग्जांपल इन इट्स ओन राइट may not be that important, but I have chosen that example so that you can understand the importance of each one of these. There are many others as well, but of course I want focus on this one. ये मेरे ख्याल में दूसरा एग्जाम्पल पिक करता हूँ. ये वाली जो है ना, कल मैंने किया था, ऑन हो गया. वो लाइट अगर आप ऑफ करें तो ये, हाँ बस ठीक है. ठीक है. अच्छा, अभी मैं आपसे just to know that why this is important, I think you can remember all of it. So let's say इससे समझने के लिए एक और चीज़ जरूरी है कि आपने 2 वर्ड्स सुने होंगे, एक्सरसाइज एंड, इनमें ये एक फर्क होता है. एक्सरसाइज ऐसा क्वेश्चन होता है कि आप देख के आपको सारी चीजें याद रहती है, and you fit everything in the right place और उसको बन जाता है. प्रॉब्लम वो होता है जो आपके लिए नया, और नए का मतलब ये नहीं है कि उसमें वैल्यूज डिफरेंट है. नए का मतलब ये है कि you have actually no way how to start. आपको ये भी नहीं पता कि इसको स्टार्ट कैसे करना. मतलब ये नहीं कि आप उसको सॉल्व नहीं कर सकते, but you need strategy. You have to actually push your brain in order to get started. ठीक है. तो और ये भी हो सकता है कि एक मैं भी एक चीज लिख दूं, वो आपके लिए लेट्स से प्रॉब्लम और आपके लिए एक्सरसाइज, इट डिपेंड्स ऑन वेदर यू आर एक्सपोज्ड टू दैट थिंग और नॉट. सो लेट्स से मैं एक क्वेश्चन लिख देता हूं मैथमेटिक्स का, जिसमें आपको पता चल जाएगा कि इट इज नॉट एन एक्सरसाइज. एक्सरसाइज का मैं एग्जांपल देता हूं. लेट्स से मैं आप में से किसी से पूछ लेता हूं कि व्हाट इज
the square root of 81. ये प्रॉब्लम नहीं है. अगर राइट 81 का टेढ़ा नंबर मिले तो ना, let's say 37, you can still work it out. You know all the procedure. ठीक है, डिवीजन वाला जो प्रोसीजर. लेकिन अगर मैं इसको अभी एक और प्रॉब्लम लिख देता हूँ कि let's say I want to say that proof, और proof का एक मतलब होता है, proof का मतलब है कि it is established, there is no loophole. Prove that 4 consecutive का मतलब पता है ना? Natural numbers, for example 1 2 3 4 or 7 8 9 10. The product, so when you multiply those 4 numbers, cannot be the square of an integer. Again, why is it a problem and not an exercise? If you don't read it properly, you can believe that it's a problem or it's an exercise. क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं, वो कहते हैं कि बस ठीक है मैं 1 2 के लिए ट्राई कर लेता हूँ. Let's say मैं कहता हूँ कि 3 times 4 times 5 times 6. आंसर आ जाता है और वो आंसर क्या है? कोई कह सकता है 3 times 4 times 5 times 6 क्या? 360. And 360 is not the square of an integer. So आप क्या समझे, आप कहते हैं वो ठीक है बहुत प्रॉब्लम हुई, तो इसमें की प्रॉब्लम क्या है? तो आपसे मैं पूछा तो प्रॉब्लम क्या है? Why is that enough? And why is that not enough? क्योंकि आप क्या कह रहे हैं? You are not asked to give an example. लेकिन मैं इस क्वेश्चन का विशेष करूंगा. क्वेश्चन रीड करना और पढ़ना क्यों इंपॉर्टेंट है मैं इसके बता. मैं इस क्वेश्चन का विशेष करता हूँ और फिर वही आंसर है जो मैंने बताया. Let's say I remove this cannot and I write here. Then I need only one example to prove this. So when I refer cannot और must में कितना बुनियादी फर्क है. तो अक्सर बच्चे क्वेश्चन पढ़ते नहीं हैं, वो क्वेश्चन को 3-4 वर्ड्स मैच कर लेते हैं किसी और क्वेश्चन के साथ, वो याद आ जाता है और क्रक्स शुरू हो जाते हैं विदाउट नोइंग कि इसमें तो ये ट्रिक है इसमें. ठीक है ना. सो यू हैव टू रीड ईच एंड एवरी वर्ड और उसको आपने ट्रांसलेट करना. सो ट्राई टू थिंक अबाउट ईच वर्ड ऑफ द क्वेश्चन. और ये अभी से आपने अपने अंदर आदत डालनी है. अनफॉर्चुनेटली एकेडमीज और ट्यूशन सेंटर्स वो इन चीज़ों पर कभी भी नहीं आते क्योंकि दे वांट टू मैक्सिमाइज द नंबर ऑफ क्वेश्चंस यू सॉल्व so that you can record all of them. So they want you to be expert in solving exercises. They have no actually plan. वो प्रॉब्लम की तरफ कभी नहीं आएगी क्योंकि प्रॉब्लम की तरफ प्रॉब्लम के लिए टाइम चाहिए. हो सकता है पूरा दिन आप सुबह से शाम तक एक ही प्रॉब्लम पे गुजार लें. आपके पेरेंट्स क्या से पूछेंगे क्या ये कौन सी अकेडमी है जो एक दिन में एक प्रॉब्लम कराती है. हालांकि वही that is the only way to learn if you want to be a problem solver in the real world, not वो एग्जाम वाली बात है. एग्जाम आप जब कल आपको जॉब मिलेगी, आप कोई कंसल्टेंसी करेंगे, आपको ऑनलाइन आपको आजकल आपको सारी ऑनलाइन फ्रीलांसिंग हो रही है, तो वो आपको एक्सरसाइज का क्वेश्चन नहीं देगा. ठीक है ना. उसको वो आपको ऐसा चैलेंज देगा जो उससे नहीं हो रहा. पैसे क्यों दे रहा है मैं? व्हाई वुड आई पे यू? सिंपली बिकॉज़ आई कांट डू इट माई सेल्फ. सो इफ इट इज दैट ट्रिवियल, व्हाई वुड आई आस्क समवन एल्स टू डू इट? आई कैन यूज अ कैलकुलेटर. सो अभी अच्छा दूसरा सोचना एक और वजह से भी जरूरी है. यहाँ पे इससे क्या लफ्ज़ क्या है? इंटीजर से यूज नहीं किया. एक इंटीजर नेगेटिव भी हो सकता है. यहाँ पे उसको नेचुरल नंबर लिखने की जरूरत क्यों नहीं पेश आई? यस सर इंटीजर का स्क्वायर होगा तो पॉजिटिव हो जाएगा. So it doesn't matter whether you write integer or
national number. So he saved one word that way. So you must acquire this habit actually of reading and reflecting. आप इसमें सोचेंगे यार इसने इंटेलिजेंट नहीं लिखा. So आप इसको कैसे स्टार्ट करेंगे? टिपिकल हम इसको कैसे स्टार्ट करते हैं? हम कहते हैं यार अक्सर जो हमें सिखाया जाता है कि यार let one number be x. You don't need to be Einstein to know this. आपको पता है कि x या n या a आ सकते हैं. तो नेक्स्ट क्या होगा? कुछ लोग शायद x+1 भी डालेंगे, वो कहेंगे लेट्स x, y, z and w. फिर बाद में उनको 4-5 इक्वेशन एक्स्ट्रा सॉल्व करनी पड़ती है. लेकिन वो ना इसका ताल्लुक उससे है, लास्ट टेक्निक से है, शॉर्टकट्स. अब ये शॉर्टकट है बेसिकली. The fact that I am only using x and not x, y, that's a shortcut. दूसरा क्या होगा? तीसरा और अब यहाँ तक तो मैं आ गया, लेकिन इसके बाद मैं फंस जाऊंगा. ठीक है, इसको मैं सिंप्लीफाई तो कर लूंगा कोई भी, लेकिन ये कैसे पता चलेगा कि it cannot be it tricky है ना. तो how do I start? एक बात तो क्लियर होगी कि आपकी सारे अलजेब्रा की फैक्टराइजेशन के फार्मूले, एक्सपेंशन के फार्मूले वो आप कर लेंगे, लेकिन वो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में आप हेल्प नहीं करेंगे. इसका मतलब है कि यू नीड टू डू समथिंग. अच्छा, अब यहाँ पे मैं बताता हूँ कि हम जब ये x, y और z में बहुत ज़्यादा आगे चले जाते हैं ना, तो अक्सर मैं क्रिकेट की दोबारा एग्जाम्पल ले लेता हूँ कि कभी कभी जो बैट्समैन बहुत बड़ा बैट्समैन होता है वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ को भूल जाता है कि आई नीड टू प्ले स्ट्रेट. ठीक है ना. अब ये प्ले स्ट्रेट में आपको कोई तेंदुलकर या कोई रिचर्ड नहीं चाहिए. ये आम किसी भी बैट्समैन को पता होता है कि आई नीड टू प्ले स्ट्रेट. अगर मैं क्रॉस खेलूंगा तो इसमें प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है आउट हो जाने की. तो यहाँ पे भी ये x, y और ये फार्मूला और ये ज़रा एडवांस सोच है. कभी कभी आपको बहुत बेसिक चीज़ भी करनी पड़ती है. बेसिक क्या है जिससे मैंने स्टार्ट किया था कि जस्ट वर्क आउट अ फ्यू एग्जांपल्स टू सी इफ यू कैन सी ए पैटर्न. आपको कोई फील तो हो जाए ना. तो 2-3 एग्जांपल देख के मैं भी आपको कोई हिंट उससे मिल जाए. अगर आपको हिंट नहीं मिल रहा डायरेक्टली फार्मूले से, तो आपको हिंट कहीं से भी मिल जाए. देयर इज नो हार्म. तो यू डोंट फील इन्फीरियर क्या ये मैं बच्चों की वाली खाते कर रहा हूँ कि मैं एग्जांपल. नो, यू कैन डू एनीथिंग एज लॉन्ग एज यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम. समझ आ गई? तो अभी मैं क्या करूँगा कि मैं कुछ यहाँ स्क्रीन पे, क्योंकि टाइम नहीं है ना, मैं स्क्रीन पे एक टेबल आप छोड़ूंगा. उस टेबल में उसने कुछ एग्जाम्पल की होगी, वो कैलकुलेशन आप कर सकते हैं. लेट्स पुट दैट. लेट्स से मैंने जो फार्मूला लिखा है ना, यहाँ पे मैंने x लिखा है, इसने n लिखा है. सो लेट्स से आई राइट n n+1 एंड लेट्स से दिस एक्सप्रेशन तो मैं क्या लिख दूं? मैं इसको f of n कह दूं, f of x या f of n. तो ये कैलकुलेशन आप कुछ नंबर्स के लिए करते हैं. 1 के लिए करते हैं क्या हो जाएगा? 1 times 2 times 3 times 4 ये आ जाएगा. फिर 2 times and so on. ये नंबर्स आ रहे हैं. अच्छा, ये शायद आपके लिए मुश्किल हो. शुरू के कुछ नंबर से आपको एक फील हो रहा. कैन यू सी समथिंग? 24 के बारे में अगर आप सोचें तो आपके ज़हन में पहले क्या आता है? 24 ये तो क्लियर है कि स्क्वायर नहीं है, लेकिन इसके आसपास तो स्क्वायर होगा ना. 25. सो 5 स्क्वायर. तो आप एक बात आप नोट की कि इसमें 1 का डिफरेंस है. अगले में क्या है? 121 आपको पता है ना, उसमें भी 1 का डिफरेंस है. You don't need to be a super mathematician to see this. मैं सिर्फ ये बताना तो it's a character. It's not how genius you are. ठीक है. 361 मेरे ख्याल में उसका 19 का स्क्वायर है. You can check it out. कैलकुलेटर से आप कर सकते हैं. And there is no harm in checking calculators. ठीक है. इसी तरह ये भी आ जाता है. इसमें सारी नीचे एक दिया हुआ है, which you can try yourself. ये it turns out 19 square minus 1, 29 square minus 1, 5 square minus 14. तो एक बात क्लियर है कि इन सब में एक चीज कॉमन है कि they are just short by one number, by 1 and +1. Actually, yeah. So abhi I can change this problem to a new problem, and solving that problem would be much easier.
मैं एक स्टेटमेंट को भी चेंज कर लेता हूँ. So you have to learn it. Sometimes the statement is not ready, it's not easy, and you have to turn that into a new statement, and solving that will be easy and you will still be fine. क्योंकि आपका मसला तो हल हो जाएगा. तो मैं ये कर लेता हूँ कि the product of 4, और मैं इसमें ये insert कर देता हूँ plus 1. अगर मैं product लेने के बाद इनमें से हर एक के साथ 1 ऐड कर दूँ तो फिर ये cannot क्या बन जाएगा? And now it's a much easier problem to solve. All I have to do, let's stick to this, is to make sure, let's write 1 here. And now all I have to do is to prove that this expression must be the square of n. Now how easy is that compared to the previous one? Now you have turned this into an exercise. हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए अभी भी प्रॉब्लम नहीं हो. इसके बाद आपकी टेक्निक आती है कि कैन यू रीराइट दिस, कैन यू मल्टीप्लाई एंड सी इफ इट कैन बी द स्क्वायर ऑफ समथिंग. हो सकता है वो भी प्रॉब्लम हो, लेकिन दैट इज अ मच सिंपल प्रॉब्लम कंपेयर्ड टू द ओरिजिनल प्रॉब्लम. तो इससे हमने बिफोर आई मूव ऑन लेसन क्या सीख किया है कि इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो उसको देख के घबरा जाएंगे. मेंटली टफ, जीरो टफनेस, कुछ यहाँ तक आ जाएंगे, उसके बाद वो छोड़ देंगे वो टफनेस. लेट्स से वन, तो आपने ये टफनेस इंक्रीज करनी है. एंड नंबर 2 कॉन्फिडेंस, और फिर स्ट्रेटजी. हम क्या कर रहे हैं? द फैक्ट दैट वी हैव टर्न्ड इट इनटू अनदर प्रॉब्लम एंड द फैक्ट दैट वी फर्स्ट सॉ अ फ्यू एग्जांपल, दिस स्ट्रेटजी. और इसको क्या कहेंगे? अच्छा, इंटरेस्टिंगली ये तीनों चीजें, मेंटल टफनेस, कॉन्फिडेंस, स्ट्रेटजी, दे आर ऑल नॉन मैथमेटिकल. They are non-technical, they are non-engineering. Technical नहीं है, they are all psychological. So you need to be a strong person before you can become a problem solver. इसलिए मैं बता रहा हूँ ना कि आप अपने अराउंड ये चीज़ देख सकते हैं. अगर हम स्किल की बात करें, सबसे ज़्यादा स्किलफुल लोग कौन होते हैं? ये मैकेनिक्स होते हैं, टेक्नीशियंस. आपसे कुछ भी नहीं हो रहा, जाके आप लैपटॉप अपना ले जाए किसी के पास, स्मार्टफोन वो कर देता है. उसकी ज़िंदगी आपने देखी है, वो कैसी ज़िंदगी गुजार रहा है? क्योंकि उसने सारी ज़िंदगी सिर्फ उस चीज़ को इम्पोर्टेंट समझा. उसने इन 3 चीज़ों को इम्पोर्टेंट नहीं समझा होता, वो वहाँ ना बैठा होता. जो उसको चला रहा है उसको वो चीज़ें वो खुद नहीं होती उससे. He thinks at a different level. और ये हमारी बदकिस्मती है, ये ऐसे नहीं हुआ, कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये हमारे साथ किया है बेसिकली अंग्रेजों ने. अंग्रेज जब यहाँ पे आए थे तो वो ये 3 एट्रीब्यूट्स लेके आए थे. वो नहीं चाहते थे हमारे लोगों से, उनको सिर्फ ये लास्ट चीज़ चाहिए थी. तो उनको बाबू चाहिए थे जो फाइलों को इधर कर सके और फार्मूले लगा सके. और हमारा एजुकेशन सिस्टम अभी भी उसी तर्ज पे चल रहा है. हम अभी भी जीनियस उसको कहते हैं जो फटाफट मैथ के वो जो फार्मूले लगाता है, without even trying to understand how useful that person is to the society. So you have to think about these things. ठीक है? अब ये नहीं, अब अंग्रेज चला गया वापस, अब कोई नहीं. तो अभी हम we have to decide, तो you have to decide that you have to bring those 3 attributes. ये भी करना है, ये तो काम है. So let's get to this now. एक तरीका, इसके वजह से बहुत तरीके हैं, लेकिन मैं वो तरीका बताऊंगा जो बहुत आसान है. थोड़ा सा लेंथी होगा, and don't care about the lengthy. मतलब शॉर्टकट हो सकता है आप में से कुछ को क्लियर हो जाए, लेकिन let's go for the simple one. इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ. अच्छा, interestingly, because I only need to prove, इसमें ये नहीं है कि मैं actual solution आपको दिखाऊं. As long as the proof is concerned, I can sketch and I can miss some detail. So let's say मुझे ये सिर्फ पता होना चाहिए कि इसमें highest power क्या होगा इस expression में, 4 होगा ना. तो मुझे ये पता है कि इसमें x to 4 तो इसमें आएगा ही आएगा, और उसके साथ कोई कोएफिशिएंट नहीं होगा क्योंकि x ये जो 1 2 3 है उसके साथ नहीं आएगा. It will not be 3 times x to 4, it will just be 1 times x to 4. इसी तरह इसमें x to 3rd भी होगा with some number and so on. x squared भी होगा, x भी होगा इसमें. इनका मुझे नहीं पता कि इनके साथ क्या होगा जब तक कि मैं मल्टीप्लाई ना करूं. लेकिन एक बात क्लियर है कि जो आखिरी कांस्टेंट बचेगा वो क्या होगा? वो 1 ही होगा. क्यों? क्योंकि ये सारे नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं. So this 1 will be alone. तो यहाँ पे end पे 1 ही आएगा.
Now this will be helpful to us, and this will be, and we don't need to know these details. क्यों? क्योंकि मुझे समझ आई कि मैंने सब प्रूव करना है. Now it must be possible that we can write this as the square of some expression, and that expression will also involve x. क्योंकि इसमें x है तो उसमें भी x होगा, उसमें y नहीं होगा, या वो कांस्टेंट नहीं हो सकता. तो मुझे बताया कि उस एक्सप्रेशन का फॉर्म क्या होगा, उसमें हाईएस्ट पावर क्या होना चाहिए. क्योंकि आप स्क्वायर कर रहे हैं ना, तो वो 2 ही होगा, वो ना 2 से कम हो सकता है ना 2 से, और वो x स्क्वायर्ड ही होगा. It cannot be 2x squared or 3x squared or half x squared, क्योंकि वो आप करेंगे तो फिर ये आपको 1 नहीं आएगा. Now this requires thinking, आपको सोचना पड़ेगा, ये वर्ड लगा के. So you need to be slow. You will get faster with time, but you need to be slow. Each step you do must actually resonate with your brain, and you must be linking it to the problem, and you must not forget the problem. मैंने इसी प्रॉब्लम को सॉल्व किया. अगर मैं ये प्रूव को नोट ना करूँ तो मैं इसकी डिटेल में अंदर जाऊँगा, मेरा टाइम ज़ाया होगा. अच्छा, इसी तरह इसमें भी x होगा, नेक्स्ट तो x ही होगा ना. अब x के साथ क्या है, cannot know that. और ये कांस्टेंट क्या होगा? This must also be. अगर ये 1 नहीं होगा तो ये 1 कहां से आएगा? आपने स्क्वायर आपको याद होगा, जब आप स्क्वायर करते हैं तो वो एंड पे उस लास्ट एलिमेंट का स्क्वायर होता है. तो अगर वो if that last thing is anything other than 1, you cannot get 1 here. ठीक है? ये आप ना भी करें फिर भी आप हल कर जाएंगे. अगर आप उसको कोई a या b कह देंगे फिर लेकिन मैं आपको टाइम बचाने की कर रहा हूँ. नोट द पैटर्न्स. तो यहाँ मैं एंड पे मेरे पास क्या होगा? अच्छा, इस एक्सप्रेशन में सिर्फ एक चीज है जिसके बारे में मैं क्लियर नहीं हूँ. By the way, if you look at this equation, do you need to know these constants? No. देखिए ये आपका फोकस नहीं रहा. आपका फोकस अब ये है, और इसमें there is only one unknown, and that is this constant. Are you with me? तो इस कांस्टेंट को मैं अब कोई नाम दे सकता हूँ. मैंने x के बाद मैं y, z, a, b, c पे नहीं गया, वो अभी मैं अभी फंस गया, तो अभी मुझे उसको कुछ कहना पड़ेगा. So suggest me a name. A. Let's call this A. A is the only thing I need to know. लेकिन अब मुझे पता चल जाएगा कि अब मैं क्या कर सकता हूँ. मैं इसको एक्सपेंड करूँगा. जब मैं इसको एक्सपेंड करूँगा तो ये x to 4 पे आ जाएगा, फिर क्यूब भी आ जाएगा, और उसमें सारे कांस्टेंट्स होंगे, उसमें a आ जाएगा. तो अब मैं क्या करूँगा, अब मुझे ये भी चाहिए होंगे, क्योंकि मैंने the only way to find a is to compare the coefficients. तो x to 4 के साथ मैच रहेगा. क्यूब का जो कोएफिशिएंट है that must match. क्यूब must be the same on both sides. तो अब मुझे पता चला कि नहीं यार ये मुझे करना है. तो there is nothing wrong with multiply. आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं आप प्लस, and at the end you will know. लेकिन do I need to do all of this? अगर ये मुझे क्यों करना है? अगर मुझे a की वैल्यू चाहिए हो, इसके लिए मुझे क्या प्रूव करना है? I only need to know that value of a exists. ठीक है? तो आपके पास कितने इक्वेशंस होंगे? ये तो निकल गया ना सीन से. इसमें फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या होगा? ये हो सकता है कि ये ऐसा कोई ए पॉसिबली ना हो. यहाँ पे कुछ लोग ज्यादा स्मार्ट बनते हैं, क्योंकि ये टेबल भी देखा होता है ना, और इससे लगता है कि it must exist. लेकिन यहाँ पे ये सिर्फ सोचने के लिए है कि you will not have one equation, you will have many equations. एक इक्वेशन यहाँ से आएगा, इससे तो कोई इक्वेशन नहीं आएगा ना. one is equal to 1 is not an equation. That is not a useful equation. क्यूब वाले टर्म को कंपेयर करने से आपको एक इक्वेशन मिल जाएगा, that will involve a. फिर स्क्वायर से आपको दूसरा इक्वेशन आ जाएगा, और x से आपको तीसरा इक्वेशन आ जाएगा. तो आपके पास 3 इक्वेशंस होंगी, और तीनों में सिर्फ अननोन क्या होगा?
तो अब ये पॉसिबल है कि वो तीनों आपस में एक दूसरे के साथ कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हो। मैं इसका आसान, मैं विदाउट गोइंग इनटू डिटेल, लेट्स से मैं ए के बारे में दो इक्वेशन लिख देता हूँ। मैं ये लिख देता हूँ कि a स्क्वायर्ड इज इक्वल टू 9, और दूसरे इक्वेशन में ये लिख देता हूँ कि a क्यूब इज इक्वल टू 12। तो ऐसा ए पॉसिबल है, ये तो पॉसिबल है, लेकिन उसी मैंने दोनों को करना, ये पॉसिबल है। इसका मतलब ये है कि यू हैव टू एक्चुअली वर्क दैट आउट। तो ज्यादा हम कहते हैं ना, ज्यादा स्मार्ट ना बने, यानी कि आपने थोड़ा सा लॉजिक लगाया है, तो यू हैव टू वर्क इट आउट। देयर आर सर्टेन क्वेश्चंस व्हिच यू कैन लीव एट सम पॉइंट, लेकिन मेरे ख्याल में ये आई थिंक आई कैन स्टॉप हियर फॉर द नेक्स्ट सेशन। डू वी एग्री दैट दिस टेक्निकल attribute comes at the last stage, and you have to prepare the problem till that point where you can recall all of your skills and techniques, and it's like sitting in the dressing room with the coach and making a plan कि आप पोजीशन में कौन से बॉलर्स वीक हैं, कौन से बॉलर स्पिनर कितने हैं, उसमें स्पिनर लेग स्पिनर है, ऑफ स्पिनर है। ये स्ट्रेटजी है, ये नहीं है कि जाके आप, या इस तरह ड्राइविंग का मतलब ये नहीं कि आप बैठ के और स्टीयरिंग दबाना शुरू करते हो, ये करना नहीं। ड्राइविंग में आपको रोड का सेंस लेना पड़ता है कि किस रोड पर जाना है। मैं कराची में ड्राइव कर रहा हूँ या मैं इस्लामाबाद में कर रहा हूँ, एंटायरली कराची तो बहुत दूर है, पिंडी और इस्लामाबाद की ड्राइविंग में ज़मीन आसमान का फर्क है, ठीक है ना। सो यहाँ पे भी ये है कि हर प्रॉब्लम डिफरेंट होता है, एंड यू नीड टू कम अप विद अ स्ट्रेटजी बिफोर यू गेट इनटू दीस formulas. This will be the character you will be required in 4 years of engineering, और ये एक दिन में नहीं आएगा। अगर आप कन्विंस है कि जो मैं कह रहा हूँ ये मतलब गलत बात नहीं है, so you work on these attributes from now, not from tomorrow, from now, and it will do wonders.